नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। हम अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कर चुके हैं, बलोदी जी की पुस्तक को कर चुके हैं, एडवांस्ड सीरीज के माध्यम से बीएस नेगी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं और साथ में धामी जी की पूरी पुस्तक को सीरियल वाइज एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। आज हम धामी जी की किताब की चौथी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको बिल्कुल डीप क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे और आपको नए फैक्ट भी पता चलते रहे, एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 6वीं और 7वीं ईस्वी में मध्य हिमालय में किस वंश का अस्तित्व था। जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है ये किससे संबंधित है? अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, ये आपके नाग वंश के राजा गणपति नाग से संबंधित है। गोपेश्वर से हमें बेसिकली जो त्रिशूल लेख मिला है उस पर 2 लेख अंकित हैं, एक गणपति नाग का है और दूसरा अशोक चल का है। ठीक है, जो गणपति नाग है ये किस वंश का था? नाग वंश का। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यानी जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि 6वीं-7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में, ये जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं जिसमें शामिल थे, यहां पे नाग राजाओं का अधिकार था। ठीक है, किस राजा का है ये? गोपेश्वर में जो रुद्र शिव मंदिर है वहां से मिला है। किस राजा का है? वंश पूछेगा तो नागवंश। किस राजा का है? तो ये आप कहेंगे नागवंश के गणपति नाग का। ठीक है, बाद में इस त्रिशूल पर अपना एक लेख अशोक चल ने भी अंकित करवाया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, नागवंश का शक्तिशाली नाग राजा कौन था? देखिए, किस राजा का मिला है लेख? गणपति नाग का। इसी को नागवंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है उसमें टोटल 4 नाग राजाओं का नाम लिखा गया है। सवाल बनता है कितने नाग राजाओं का उसमें उल्लेख है? आप कहेंगे 4। कौन कौन है? क्रमवार आपसे पूछा जाता है तो उसमें हमें स्कंद नाग का, विभु नाग का, अंशु नाग का और अंत में गणपति नाग का नाम मिलता है। ठीक है, अगला, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, उत्तरकाशी से भी हमको एक त्रिशूल लेख मिला है, यह भी नाग राजाओं का ही माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के सामने जो त्रिशूल है वहां पे एक प्राचीन इस त्रिशूल है जिसके ऊपर ये लेख लिखे गए हैं। तो यह भी एक त्रिशूल लेख है। इसमें ब्राह्मी और शंख लिपि में लेख प्राप्त हुआ है। ये आपका बिल्कुल सही है। ये जो त्रिशूल लेख है उत्तरकाशी वाला, इसमें ब्रह्म लिपि का, शंख लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला है उसमें केवल ब्रह्मलिपि का इस्तेमाल है। उत्तरकाशी वाले में ब्रह्मलिपि के साथ साथ शंख लिपि भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा, इस त्रिशूल में 3 श्लोक अंकित हैं। ये वाला कथन भी आपका सही है। उत्तरकाशी से जो हमें त्रिशूल लेख मिला है इसमें टोटल 3 श्लोक लिखे गए हैं। किस किस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं? तो जो पहला श्लोक है इसमें वो गणेश्वर राजा, जो नाग राजा था, उसका यहाँ पे लेख है, उसका उल्लेख इसमें मिलता है कि यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण उसी ने करवाया। ये जो गणेश्वर नाम वहां पे लिखा गया है उसे ही गणपति नाग माना जाता है। दूसरा श्लोक जो है उसमें उसी गणेश्वर के पुत्र, उसका जो बेटा हुआ उसके बाद राजा गुहू, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो तीसरा श्लोक है उसमें ये जो राजा गुहू था, गणेश्वर या गणपति नाग का पुत्र, इसके द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय का उल्लेख हमें तीसरे श्लोक में मिलता है। तो उत्तरकाशी वाले शिलालेख में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? पहला, कि वहां पे जो शिव मंदिर है उसे गणेश्वर यानी गणपति नाग ने बनवाया। दूसरा, वो उसके बाद उसका जो राजा बना, उसका बेटा राजा गुहू, उससे संबंधित है। और तीसरा श्लोक राजा गुहू की विजयों से संबंधित है। अब सवाल यहां से ऐसे बन सकता है कि जो नाग राजा था गुहू, उसकी विजयों का उल्लेख किस लेख में है? तो आप कहेंगे बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में। ठीक है,
यहां पर आपका सही कथन बताना था, दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला, देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व का अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें निम्न में से किस लिपि का इस्तेमाल किया गया है? जल्दबाजी में आपने प्राकृत पर टिक नहीं करना है, क्योंकि लिपि पूछी है, भाषा नहीं पूछी है। इस पे ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल हुआ है, भाषा पूछेगा, भाषा इसकी प्राकृत है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लिपि और भाषा दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, यह जो अभिलेख है, क्वेश्चन बनता है पेपर में, अशोक का शिलालेख हमें कहां से मिला है? उत्तराखंड में, वो कालसी से मिला है। यह शिलालेख कब का है? तो आप कहेंगे 257 ईसा पूर्व का है। उस समय उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन था। ठीक है, अब कुड़िंदों के शासनकाल में अशोक यानी मौर्यों का शिलालेख मिल रहा है। इस बात से किस बात की पुष्टि होती है कि जो कुड़िंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। सवाल बनता है, कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे, इस बात की पुष्टि किस लेख से होती है? कालसी शिलालेख। ठीक है, इस शिलालेख की खोज किस वर्ष की गई थी? है ये 257 ईसा पूर्व का, लेकिन इसे 1860 में खोजा गया था। ठीक है, किसने इसकी खोज करी थी? एक अंग्रेज है, जॉन फॉरेस्ट नाम से, इसने खोजी थी। ठीक है, इस शिलालेख में अशोक ने क्या लिखवाया है? अशोक ने इसमें घोषणा करी है कि उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए हर जगह पर चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही उसने मनुष्यों से हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की अपील करी है। ठीक है, इस शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इस पूरे इलाके के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सवाल बन सकता है। अगला, धारशिल शिलालेख का संबंध किस वंश से है? देखिए, जो धारशिल शिलालेख है, गढ़वाल क्षेत्र में जो हमें सबसे प्राचीन शिलालेख मिला है या अभिलेख मिला है, वो कौन सा है? धारशिल शिलालेख। इसका संबंध किस राजा से है? अगर आपको राजा का नाम पता है, उनका नाम है अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, अनंतपाल द्वितीय पवार राजा थे। तो पवार वंश से संबंधित जो प्राचीनतम हमें शिलालेख मिला है वो धारशिल शिलालेख है, जो अनंतपाल द्वितीय का है। ये किस वंश के राजा हैं? पवार वंश। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसकी खोज 1835 में होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त यह सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला, भारत के प्राचीन और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तर भारत क्षेत्र में कई सारे नाग वंशीय राजाओं का अधिपत्य रहा। कई सारे जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में कई सारे नाग राजाओं का वर्ण यहाँ पे आधिपत्य रहा था। ठीक है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार अर्जुन ने गंगा द्वार में नाग राजकुमारी उलूपी से गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह करना, भागकर शादी कर लेना। तो अर्जुन ने नाग राजकुमारी उलूपी के साथ विवाह किया था गंगा द्वार में। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार। इसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। क्वेश्चन बन जाएगा, इस घटना का उल्लेख किसमें है? महाभारत के वन पर्व में। और इसी से हमें यह पुष्टि भी होती है कि पुराने हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी में यह वर्णन किया गया है कि इस इलाके में नाग राजाओं का आधिपत्य रहा है। यहां पर पूछा है कौन सा सही है, दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, निम्न कथनों में से सही कथन चुनें। पहला, गोपेश्वर जो चमोली से हमें मिला है त्रिशूल लेख, और बाड़ाहाट जो उत्तरकाशी से हमें त्रिशूल लेख मिले हैं, इनमें नाग राजाओं का वर्णन है। पहला आपका बिल्कुल सही है। ऊपर मैंने आपको बताया भी कि पहले वाला जो गोपेश्वर का है वो गणपति नाग का है, जिसमें 3 और नाग राजाओं का उल्लेख है, और दूसरे वाले में गणेश्वर का उल्लेख है, जिसे गणपति नाग ही माना जाता है। ठीक है, और उसके बेटे राजा गुहू का उल्लेख है। ठीक है, दूसरा, गोपेश्वर बाड़ाहाट त्रिशूल लेख और गोपेश्वर के निकट सिरोली नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में काल अवधि का वर्णन किया गया है। क्या ये सही है? ये जो लेख मिले हैं त्रिशूल लेख, क्या इनमें कालखंड की जानकारी मिलती है? ये जानकारी नहीं मिलती। इनके अभिलेखों में किसी भी तिथि का या किसी भी कालखंड का, किसी शताब्दी का उल्लेख नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि ये लगभग आपके 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी के मध्य के माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। अगला, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम हैं? अभी हमने ऊपर देखा कितने नाग राजाओं के नाम हैं? 4। कौन कौन से हैं? क्रम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्कंद नाग का नाम आता है, फिर विभु नाग का, फिर अंशु नाग का, और अंत में गणपति नाग का, जिसका ये लेख है। ठीक है,
बाड़ाहाट वाले में कितने नाग राजाओं के नाम हैं? उसमें 2 हैं। एक है गणेश्वर, जिसे गणपति नाग ही माना जाता है या उसी का दूसरा नाम माना जाता है, और दूसरा राजा गुहू। गुहू का अभिलेख कहां से मिला है या त्रिशूल लेख कहां से मिला है, अगर यह सवाल बन जाए तो भी आप उत्तरकाशी कहेंगे। ठीक है। अगला, यमुना और मुर्दागाड़ के संगम पर स्थित है। यह क्वेश्चन पेपर में बना हुआ था कि इनमें से कौन सी जगह है जो यमुना और उसकी सहायक नदी है एक मुर्दागाड़, इसके संगम पर है। यह है आपका लाखा मंडल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देहरादून में यह पड़ता है। इसमें सैकड़ों मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। इसे मूर्तियों का भंडार भी कहा गया है लाखा मंडल को। ठीक है। यहां से हमें कुछ अभिलेख भी मिले हैं, जिसमें कुछ अभिलेख ब्रह्मलिपि में हैं, कुछ अभिलेख आपके शंख लिपि में हैं, कुछ आपके नागरी लिपि में भी लिखे गए हैं। ठीक है। अगला, छागलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। छागलेश का जो प्रशस्ति लेख हमें मिला, ये कहां से मिला है? ये लाखा मंडल से ही मिला है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। छागलेश का एक हमें देखिए, लाखा मंडल से हमें एक खंडित शिलालेख मिला है, यानी कि जिसको डैमेज हो चुका है। यह जो शिलालेख है वो छागलेश वंश का माना जाता है। ठीक है। इस छागलेश के लेख में हमें इस वंश के 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें पहला राजा नरपति जयदास था और अंतिम राजा नाम अक्षत था। ठीक है। अगला, राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से किस वंश की जानकारी मिलती है? लाखा मंडल से हमें राजकुमारी ईश्वरा का लेख भी मिलता है, इनका शिलालेख मिलता है। यह जो राजकुमारी ईश्वरा थी, ये यदुवंश से संबंधित थी, यानी यदुवंशी थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनके शिलालेख से हमें यादवों के शासन की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि यमुना घाटी में देहरादून के इलाके में यादवों का शासन था, यह किस शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है? राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से। इसी से हमें यह पता चलता है कि यमुना घाटी में यादवों का शासन रहा था। यादवों की राजधानी इसमें सिंहपुर बताई गई है और इस शिलालेख में 12 राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है यदुवंश का, वो सेन वर्मन को माना गया है और 12 राजाओं का इसमें उल्लेख है, जिसमें आर्यवर्मन है, देववर्मन है, प्रदीप्त वर्मन है, ईश्वर वर्मन, ऐसे ही पूरे 12 राजाओं का इसमें नाम है। ठीक है। अगला, कुड़िंद राजा और उनके इतिहास के संबंध में उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों में से क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। कुड़िंदों की जानकारी को लेकर के 4 स्टेटमेंट है। देखिए, कुड़िंदों की जानकारी का जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो उनकी मुद्राएं हैं। फिर भी कुछ पौराणिक ग्रंथों में, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में उनका विवरण मिलता है। देखिए, पहला, रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद च शब्द का उल्लेख मिलता है। इस शब्द को भी कुड़िंद से ही जोड़ा जाता है। रामायण में भी कुड़िंदों का वर्णन है। ठीक है। महाभारत के वन पर्व एवं सभा पर्व में कुलिंद राजा सुबाहु का नाम मिलता है। इसे पुलिंद राजा कहा गया है, जिसकी राजधानी सुबाहुपुर थी, जो आज का श्रीनगर है। ठीक है। पांडवों ने इसके यहां पर कुछ समय यहां पे बिताया था। इसने पांडवों की अधीनता को स्वीकार किया था और फिर महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से ही ये लड़ा था। सवाल बनता है। ठीक है। पणिनि की अष्टाध्यायी में कुलुन तथा कौंदोप्रथ नाम उल्लेख मिलते हैं। जो पणिनि है उसके अष्टाध्यायी में भी कुड़िंदों का वर्णन है, जिसमें उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। पुराणों के अनुसार कुलिंदों की राजधानी गौविषाण थी। गलत हो जाएगा। पुलिंद राजाओं की या कुड़िंद राजाओं की जो राजधानी रही थी पौराणिक काल में, वो श्रीनगर थी, सुबाहुपुर। ठीक है। अगला, महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? देखिए, महाभारत में कुड़िंदों का उल्लेख है। सुबाहु का उसमें वर्णन आता है। श्रीनगर उसकी राजधानी थी, सुबाहुपुर थी, जिसको श्रीनगर कहते हैं। महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज शब्द का इस्तेमाल किया गया है और कुड़िंद नरेश के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा जो टॉलेमी था, उसकी जो पुस्तक है ज्योग्राफी, उसमें भी कुलिंद हमें नाम मिलता है। ठीक है। कई सारे बाकी और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे वृहद संहिता है, उसमें भी हमें कुड़िंदों का नाम मिलता है। हालांकि इनकी ये शुरुआती साक्ष्य हैं, ये जो ग्रंथ हैं इनकी जानकारी के शुरुआती साक्ष्य हैं। इनका जो प्रॉपर हमें इतिहास मिला वो इनकी मुद्राओं से ज्ञात होता है। वराहमिहिर ने कुड़िंदों के लिए द्विज मुख शब्द का इस्तेमाल किया है। कुलिंदों को या कुड़िंदों को आर्यों का वंशज माना जाता है और इन्हीं को, कुड़िंद राजाओं को ही उत्तराखंड की पहली राजनैतिक शक्ति मानी जाती है। ठीक है। कुड़िंदों के काल को किरात काल के नाम से भी जानते हैं। सवाल बन जाएगा, किस वंश के राजाओं के काल को किरात काल कहते हैं? कुड़िंदों के काल को। ठीक है। महाभारत के सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान किस स्थान से की जाती है?
तो महाभारत में जिस सुबाहुपुर का वर्णन है, जो राजा सुबाहु की राजधानी थी, ये सुबाहुपुर आज का श्रीनगर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुनिंदों की, जैसे मैंने कहा, इनका पूरा उल्लेख कई सारे ग्रंथों में मिलता है, महाभारत में भी इनका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, उसी में बताया गया है कि सुबाहुपुर का राजा सुबाहु था, जो कि एक पुलिंद राजा यानी कुनिंद राजा था। ठीक है, जब पांडव वनवास से लौट रहे थे तो एक रात्रि उन्होंने सुबाहु के यहां पर अपनी बिताई थी। ठीक है, बाद में महाभारत के युद्ध में वे पांडवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, अगला, किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? अब सिंपल सा सवाल है, कई बार आपने इसको देखा है। यह है आपका कुनिंद वंश। कुनिंद वंश की जानकारी का जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो उनकी मुद्राएं हैं। कुनिंद वंश की अगर हम बात करते हैं, इस वंश ने उत्तराखंड में लगभग 1200 सालों तक शासन किया। अब इनका एक छत्र राज नहीं रहा, बीच बीच में ये कमजोर होते रहे, फिर मजबूत होते रहे, इस तरीके से टुकड़ों में इन्होंने शासन किया। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक यानी गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होने तक इनकी मुद्राएं हमें इस क्षेत्र में मिलती हैं और उसी काल की मुद्राओं के आधार पर इनके इतिहास को हम जानते हैं। ठीक है, अगला, कुनिंद शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राएं प्रायः किस धातु की होती थी? तो उत्तरकालीन जो कुनिंद राजा थे उन्होंने मुद्राएं जारी करी थी। इनकी मुद्राएं आमतौर पर 2 प्रकार के धातुओं की होती थी। इनकी मुद्राएं चांदी या तांबा दोनों की होती थी। ऑप्शन बी और सी यहां पे सही होगा, जो आपके विकल्प दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन बी में ये युग्म दिया गया है। ठीक है, इनकी जो मुद्राएं होती थी बेसिकली वो चांदी की यानी रजत की भी बनी होती थी और ताम्र यानी कि तांबे की भी बनी होती थी। जो अमोघ भूति है, केवल वो ऐसा कुनिंद राजा है जिसकी मुद्राएं रजत और ताम्र दोनों की बनी होती थी। बाकी सारे कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं वो ताम्र की ही होती थी। इनकी मुद्राओं में खरोष्टी और ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल होता था। यह भी ध्यान रखेंगे, दोनों लिपियां उस समय चलती थी इनके काल में। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा स्थान या नगर कुनिंदों की राजधानी नहीं था? देखिए, कुनिंदों की राजधानी भी पूछी जाती है। महाभारत काल में तो इनकी राजधानी कहां थी? श्रीनगर में थी। बाद में इनकी राजधानी कन्वर्ट होती है कहां पर? कालकूट में, यानी कि कालसी में इनकी राजधानी जाती है। कालकूट से इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर में जाती है। शत्रुघ्न नगर को कुछ इतिहासकार चक्राता वाला क्षेत्र मानते हैं, कुछ इतिहासकार उसे सहारनपुर वाला इलाका मानते हैं। ठीक है, कालकूट से शत्रुघ्न के बाद राजधानी वेहट में बनती है। वेहट यानी सहारनपुर वाला इलाका। बुढ़िया नामक जगह पर इनकी कभी भी राजधानी नहीं रही, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले राजधानी श्रीनगर थी, वहां से कालकूट, फिर शत्रुघ्न और फिर वेहट में इनकी राजधानी गई। ठीक है, डी इसका गलत यहां पे होगा। कुनिंद राजवंश के प्राप्त सिक्कों को 3 भागों या प्रकारों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन एक नहीं है? कुनिंदों की जानकारी का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो उनकी मुद्राएं हैं। इनकी मुद्राओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्ग है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, दूसरा है छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं और तीसरा है अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। गौविषाण प्रकार की कोई मुद्राएं इनकी नहीं है। जो गौविषाण मुद्राएं हैं वो कुषाणों से संबंधित है, ना कि कुनिंदों से। ठीक है, तो पहली चीज आपने इसे ध्यान रखना है। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं ये तांबे की बनी होती थी, इन पे ब्रह्मलिपि का इस्तेमाल होता था। अल्मोड़ा से हमें बेसिकली शुरुआत में 4 मुद्राएं मिली थी, जिनको वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। बाद में अल्मोड़ा से 54 मुद्राएं और मिली, जिसमें और राजाओं के नाम मिले। शुरुआत में 4 मुद्राएं मिली थी, जिसमें 4 राजाओं के नाम थे, मगभद्र, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालिक। बाद में और मुद्राएं मिली जिसमें और राजाओं के नाम मिले, जिसमें आपका गौमित्र था, विजयभूति था, आसेक था, शिवरक्षित शामिल था। ठीक है, अगला, कुनिंद शासक अमोघभूति की मुद्राएं किसकी बनी होती थी? अमोघभूति को कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। वो इसीलिए माना जाता है क्योंकि एकमात्र यही कुनिंद राजा था जिसके सिक्कों पर महाराज अंकित होता था इसके नाम के साथ। दूसरा, यही एक राजा है जिसके सिक्के चांदी में भी आए हैं। और तीसरा, यही एक राजा है जिसके सिक्कों पर ब्रह्मलिपि के साथ साथ खरोष्टी लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसके सिक्के रजत और ताम्र दोनों में बने होते थे और इसके सिक्के दोनों लिपि में होते थे, यानी कि इसके सिक्कों में खरोष्टी लिपि भी इस्तेमाल होती थी और ब्रह्मलिपि भी इस्तेमाल होती थी। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत में यहां से 4 मुद्राएं हमें मिली थी, जिनको अभी ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है वहां पर रखा गया है। इन्हें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहते हैं। सवाल बना था पेपर में, अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किस वंश से है? ये कुनिंदों से है। किस धातु में बनी है? ताम्र की। किस लिपि में है? ब्रह्मलिपि में।
ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तांबे की है, सही है। ब्रह्मलिपि में है, सही है। वर्तमान समय तक इस प्रकार के 58 सिक्के मिले हैं, सही है। शुरुआत में 4 मिले थे, बाद में 54 सिक्के यहां से और मिले। ठीक है, इनमें इन सिक्कों से 12 कुरिंद शासकों के नाम की जानकारी मिलती है, गलत होगा। इन 58 सिक्कों में हमें 8 राजाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें शिवदत्त शामिल है, शिवपालित शामिल है, मगभतश शामिल है और हरदत्त शामिल है। शुरुआत में इन 4 की मिली, बाद में एक मुद्रा हमें आसेक की मिली, फिर एक हमें शिवरक्षित की मिली और एक हमें, बाकी की जितनी मुद्राएं थी वो सारी किसकी थी? गौमित्र, जिसे सौमित्र भी लिखा गया है। तो कुल 8 राजाओं की हमें यहां से जानकारी मिली है। नाम नोट कर लीजिए, शिवदत्त है, हरदत्त है, शिवपालित, शिवरक्षित, गौमित्र, विजयभूति, मगभतस और आसेक। इनकी हमें मुद्राएं यहां से मिली हैं। ठीक है, यानी मुद्राओं पे इनके नाम हमें मिले हैं। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पे देखा। धामी जी की पुस्तक को सीरियल वाइज हम यहां पे कवर कर रहे हैं और आज चौथी वीडियो को हमने देखा। परीक्षा वाणी वाली सीरीज भी हमारी चल रही है, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम ज्योग्राफी वाले पोर्शंस को, हमारे वन्य जीवों से रिलेटेड यहाँ के वन आंदोलनों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, उनको देख रहे हैं। परीक्षा वाणी की हिस्ट्री की क्लासेस अभी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि धामी जी की पुस्तक के माध्यम से हिस्ट्री हमारी ऑलरेडी चल रही है। परीक्षा वाणी में हिस्ट्री भी हम काफी हद तक कवर कर चुके हैं, गोरखा शासन तक हम देख चुके हैं। अगला वीडियो उसका गोरखा शासन का ही होगा। तो जब हम धामी जी की पुस्तक से इतिहास को कंप्लीट कर जाएंगे, तब चलेंगे परीक्षा वाणी वाली हिस्ट्री में। तब तक हम परीक्षा वाणी का जो बाकी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर जाएंगे। तो ऐसे में आपका दोनों बुकें साथ साथ चलती रहेंगी और दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके वो रिवाइज भी होते रहेंगे। साथ में एक और बात, कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि पीडीएफ परचेज करते टाइम जो पेमेंट थी वो फेल हो रही थी। अब आप उसे चेक कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया गया है। पीडीएफ के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से भी आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप परचेज करना चाहें तो वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे, बलोदी जी की पुस्तक की जो हमने पूरी सीरीज कवर किए थे, 98 पार्ट्स कवर किए थे, उसका कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया गया है और उसको ऑनलाइन स्टोर पर भी डाल दिया गया है। फिलहाल विदाउट आंसर वाला डाला गया है, क्योंकि उसमें आपके लगभग 2000 के करीब सवाल हैं जिन पर अभी आंसर मार्क नहीं हुए हैं। तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए वहां पे उनको डाल दिया गया है। आप उसको टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक भी वहां पर है, वहां से आप अगर चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।